और डाउनलोड करें परिधि ई-लर्निंग। नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका परिधि लाइव क्लासेस में। मैं राजेंद्र नेतड़ आप सभी का इस ऑनलाइन मंच के ऊपर स्वागत करता हूं। मैं आज आपके समक्ष हिंदी व्याकरण को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज की इस प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो कुछ भी हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को लेकर मैं आज आपके सामने एक सामान्य सी परिचर्चा करूंगा। तो आइए स्वागत करते हैं हम आज की इस कक्षा में और देखते हैं कि हिंदी व्याकरण से संबंधित जो कुछ हम परिचर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मित्रों, शुरुआत से हमें शुरू करना है। जैसे कि प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें एक सामान्य सी शुरुआत करनी है। सबसे पहले जैसे हिंदी क्या है, हिंदी से संबंधित एक छोटा सा प्रश्न अपना है कि हिंदी क्या है। तो हम आपका सभी का यही जवाब होगा कि हिंदी क्या है, भाषा है। क्या है? भाषा है। भाषा है जो कि किसी भी व्यक्ति की विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, एक साधन है। कोई भी व्यक्ति अपने मन के भावों को, विचारों को किसी श्रोता के समक्ष प्रकट कर सकता है। तो हिंदी भाषा है। तो फिर व्याकरण क्या है? व्याकरण किसी भी भाषा को अनुशासन में रखने का कार्य करता है। किसी भी भाषा को क्या? अनुशासन में रखने का कार्य करता है। यूं कहूं कि व्याकरण एक ग्रंथ है जो किसी भी भाषा को शुद्ध रखता है, उसको मानक रूप देता है, वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है और उसकी शुद्धता को बनाए रखता है, ताकि उस भाषा में किसी प्रकार का अवरोध ना आए, किसी प्रकार की अशुद्धता न बनी रहे और वो भाषा एक लंबे समय तक वो जीवित रहे। तो यहाँ पर यही है कि हिंदी अपनी मातृभाषा है, अपनी भाषा है जो कि संवैधानिक दृष्टि से देखें तो ये राजभाषा है, भाषा है। और इस भाषा के लिए व्याकरण है। उस व्याकरण का कार्य क्या है? उस भाषा को अनुशासन रखना, उस भाषा को क्या करना? मानक रूप प्रदान करना। उस भाषा में क्या हो? शुद्धता बनी रहे। क्या बनी रहे? शुद्धता बनी रहे। उस भाषा का एक वैज्ञानिक रूप बना रहे। क्या बना रहे? वैज्ञानिक रूप बना रहे। इन सब कार्यों में कौन है? व्याकरण है। किसी भी भाषा को अनुशासन बनाए रखने का, शुद्धता बनाए रखने का या उसको मानक रूप प्रदान करने का कार्य जो करता है वो कौन है? व्याकरण है। चाहे कोई भी भाषा हो, व्याकरण का कार्य उस भाषा की रक्षा करना है, उसको मानक रूप को बनाए रखना है। तो हिंदी व्याकरण अपनी भाषा को लेकर इसकी शुद्धता के ऊपर बल देता है। अब देखिए, भाषा है तो भाषा क्या है? विचाराभिव्यक्ति का एक माध्यम है। क्या है? माध्यम है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं? विचारों की या भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। एक भाषा होती है तो उस भाषा की एक निश्चित संरचनात्मक इकाई होती है, निश्चित संरचनाएं होती है। निश्चित संरचनाएं इकाइयों में वो बढ़ते हुए एक भाषा का रूप प्रदान करती हैं। तो हिंदी भाषा की शुरुआत या इनकी जो संरचनात्मक इकाइयां हैं वो कौन कौन सी है, उनको आज हम देखेंगे, उसको जानेंगे। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो हिंदी भाषा की वो ध्वनि से होती है। किससे होती है? ध्वनि से होती है। दुनिया की कोई सी भी भाषा हो, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ध्वनि से ही होती है। ध्वनि से शुरू होने के बाद में जैसे ही ध्वनि का लिखित रूप कर दिया जाता है या ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाती है? वर्ण में हो जाती है। तो मैं यूं कहूं कि हिंदी भाषा के जो शुरुआत में जो इकाई है या प्रारंभिक जो इकाई है वो क्या है? ध्वनि है। ध्वनि मौखिक रूप से है। अगर इसी को हमने लिखित रूप में दे दिया तो वही आगे चलकर क्या बन जाएगा? वर्ण बन जाएगा। सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि से लिखित रूप देने के बाद में वर्ण। ये हिंदी भाषा की एक संरचनात्मक इकाई के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन सी इकाइयां हैं जिसमें हिंदी भाषा बढ़ते हुए अपना पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है। तो ध्वनि से वर्ण और वर्ण से मिलकर किसका निर्माण होता है? अक्षर का निर्माण होता है। अक्षर के वो अक्षरों से मिलकर किसका निर्माण होता है? शब्द का निर्माण होता है। शब्द से किसका निर्माण होता है? पद से। पद के बाद में किसका निर्माण होता है?
वाक्य का निर्माण होता है। और जब वाक्य का निर्माण हो जाता है, एक वाक्य से अनेक वाक्य बनाए जा सकते हैं। जब अनेक वाक्य बन जाते हैं तो एक भाषा का स्वरूप सामने आ जाता है। तो वाक्य के निर्माण होने के बाद में एक भाषा का निर्माण हो जाता है। ये हिंदी भाषा की एक संरचनात्मक इकाई थी। शुरुआत कहाँ से होती है, प्रारंभ कहाँ से होती है? ध्वनि से होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं, किसके माध्यम से? ध्वनि है, जो वाणी का जो विस्फोट है, जिसके माध्यम से आप सुन रहे हो, वाणी का विस्फोट ही क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। ध्वनि के बाद में अगर ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? वर्ण बन जाता है। वर्णों से मिलकर किसका निर्माण हो जाता है? अक्षरों का निर्माण हो जाता है। अक्षरों के निर्माण होने के बाद में किसका? शब्द का निर्माण होता है। शब्द के निर्माण होने के बाद में पद का निर्माण हो जाता है। और पद के निर्माण होने के बाद में किसका? वाक्य का निर्माण हो जाता है। ये हिंदी भाषा की संरचना है जो क्रमिक रूप से बढ़ते हुए चलती है। और वाक्य का निर्माण होने के बाद में एक भाषा का स्वरूप बन जाता है। देखिए, ये स्वरूप होने के बाद में इनमें हिंदी व्याकरणाचार्य जो हुए हैं, हिंदी के जितने भी व्याकरणाचार्य, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, इस संरचना को आधार बनाते हुए इस इकाइयों को 3 बड़े विभागों में बांट दिया गया है। यानी कि मैं यूं कहूं कि संपूर्ण हिंदी व्याकरण को 3 बड़े विभागों में विभाजित किया गया है। हिंदी के जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, आचार्य हुए हैं, वो संपूर्ण इस संरचनात्मक इकाइयों को देखते हुए 3 बड़े विभाग बनाए गए हैं या विचार बनाए गए हैं। पहला जो विभाग बनाया गया है या वो है वर्ण विभाग। दूसरा जो सबसे बड़ा विभाग है वो है शब्द विभाग। या तीसरा जो है वो क्या है? वाक्य विभाग। ये 3 बड़े विभाग बनाए गए हैं। इन संरचनाओं के आधार पर अगर हम कुछ सामान्य से प्रश्न करें या सामान्य सी चर्चा करें, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। देखिए, कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे कि आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। एक सामान्य सा प्रश्न है, सीधा सीधा हो जाता है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। क्या है? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? मौखिक रूप से। क्या है? केवल मौखिक रूप से। मौखिक रूप से। तो वो क्या होगी? क्या होगी वो? क्या होगी? ध्वनि होगी। हिंदी भाषा की अगर मौखिक रूप से हम बात करें तो सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। अगर अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई किसके आधार पर? लिखित आधार पर। यही प्रश्न रहेगा कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेकिन वो क्या, उसका रूप क्या हो जाएगा? मौखिक के स्थान पर क्या हो जाएगा? लिखित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिखित रूप से। देखिए तो वो क्या हो जाएगा? तो वो वर्ण के स्थान, ध्वनि के स्थान पर क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। तो 2 प्रश्न हमारे सामने आए हैं। पहला प्रश्न ये है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कैसी? मौखिक रूप से। मौखिक रूप से, केवल लिखित रूप से नहीं, मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि होगी। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये मौखिक था, तो दूसरा रूप है लिखित रूप से, तो वो क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। यानी कि जब तक मैं कुछ बोल रहा हूं, ये मौखिक है, इसे केवल सुना जा सकता है। तो मौखिक के आधार पर हम देखें तो ध्वनि ही होगी जिसे आप सुन रहे हो। और अगर इसी ध्वनि को या जो कुछ मैं बोल रहा हूं, इसको मैंने अगर लिखित रूप दे दिया तो वो मौखिक से हटकर किस रूप में आ जाएगा? वो लिखित रूप में आ जाएगा। तो लिखित अगर भाषा की जो लिखित स्वरूप में है तो वो लिखित रूप में वो क्या होगा? वर्ण होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगला प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई हिंदी भाषा की
इकाई। ये तो सामान्य सी बात थी कि सबसे छोटी इकाई, इसमें अर्थ ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है, सिर्फ ऐसा पूछा गया है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। हाँ, इतना जरूर है, मौखिक है या लिखित है। मौखिक होगा तो ध्वनि होगा, अगर लिखित है तो वर्ण होगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न और थोड़ा सा परिवर्तित है। प्रश्न में क्या है कि अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो क्या रह जाएगी, शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। इन सब के ऊपर जो भी हिंदी भाषा की संरचनात्मक इकाइयां थी, ध्वनि है, वर्ण है, अक्षर है, शब्द है, पद है, वाक्य है, इन सब के ऊपर हम आगे विस्तार से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर यह है कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है। मौखिक आधार पर सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। लिखित आधार पर वर्ण है। अगला प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई, यानी कि हिंदी भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई। पहले वाला प्रश्न सबसे छोटी इकाई था, लेकिन अब क्या है, सबसे बड़ी इकाई। तो वो क्या हो जाएगा, अपना वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। चार प्रश्न हमारे सामने है, चारों को हमें समझना है। देखिए, मौखिक रूप से हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जो वाणी का विस्फोट है। दूसरा है लिखित रूप से, वो क्या है, वर्ण है। तीसरा प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वो क्या है, शब्द है। शब्द का अर्थ होता है, वर्ण या अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए शब्द को अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई माना गया है। अगला प्रश्न क्या है अपना, कि अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई, यहाँ पर सबसे छोटी थी और यहाँ पर सबसे बड़ी है, तो अर्थ के आधार पर क्या है, सबसे बड़ी इकाई क्या है, वाक्य है। देखिए मित्रों, ये कुछ सामान्य से प्रश्न है जो कि हमें आना चाहिए। ये बहुत ही सामान्य सी बातें हैं। अब हम कुछ चर्चा इनके आधार पर करते हैं कि हिंदी भाषा की ये जो संरचनात्मक इकाइयां हैं, क्या है, संरचनात्मक जो इकाइयां हैं, इन इकाइयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। संरचनात्मक जो इकाई है उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि ध्वनि क्या है। सामान्य सी चर्चा करेंगे कि ध्वनि क्या है। ध्वनि वाणी का विस्फोट है। वक्ता जो भी अपने मुख से जो कुछ बोलता है और जो कुछ श्रोता को सुनाई देता है, वो ही क्या है, वाणी है, ध्वनि है। अगला है, अगर उसी, फिर अगला है कि वर्ण। वर्ण क्या है, अगर ध्वनि को ही हम लिखित रूप में लिख दिया जाता है तो वो वर्ण बन जाता है। वर्ण से मिलकर किसका निर्माण होता है, अक्षरों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अक्षरों का निर्माण होता है। देखिए, ध्वनि है, ध्वनि से, ध्वनि का लिखित रूप क्या है, वर्ण है। और वर्णों से, जैसे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक क्या है, स्वर वर्ण है, और एक क्या है, व्यंजन वर्ण है। दो प्रकार के वर्ण माने गए हैं। इन वर्णों से मिलकर ही किसका निर्माण होता है, अक्षरों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अक्षरों का निर्माण होता है। जैसे वर्ण क्या है, क एक वर्ण है, अ एक वर्ण है, दोनों वर्ण है यहाँ पर। इन दोनों वर्णों को अगर हमने मिला दिया तो क्या बन गया, क बन गया। इसमें स्वर जुड़ा हुआ है, यानी कि ये क स्वर युक्त है। जबकि क जो हलंत था वो अक्षर न होकर क्या है, वर्ण है। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि वर्णों के मेल से किसका निर्माण होता है, अक्षरों का। अब यहाँ पर क क्या है, अक्षर है। क क्या है, अक्षर है। और क और अ यहाँ पर ये दोनों क्या थे, वर्ण थे। इसलिए कहा गया है कि वर्णों के निर्माण से क्या बनते हैं, अक्षर बनते हैं। अक्षरों के निर्माण से क्या बनेगा, शब्द बनेगा। क्या बनेगा, शब्द बनेगा। जैसे क एक अक्षर है, इस क एक अक्षर में हम क्या जोड़ दे, मैं जोड़ दे, और क्या जोड़ दे, ल जोड़ दे। कितने अक्षर हो गए, क, मैं और ल, तीन अक्षर हो गए। तो एक शब्द का निर्माण हो गया। क्या हो गया, एक शब्द का निर्माण हो गया। इसी तरह से अक्षरों के निर्माण से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। और शब्द से ही क्या बनते हैं, पद बनते हैं। क्या बनते हैं, पद बनते हैं। जैसे जैसे कमल रोजाना विद्यालय जाता है, तो ये एक वाक्य है। क्या है, जैसे कमल रोजाना विद्यालय जाता है।
अब यहां पर देखिए, ये एक वाक्य है आपके सामने। अब इसमें कौन सा शब्द है, कौन सा पद है, ये इसकी हम थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, कमल जब तक स्वतंत्र था, उसके साथ कोई व्याकरणिक कोटियां लागू नहीं थी, अन्य किसी शब्द से वो संबंधित नहीं था, तब तक वो शब्द की श्रेणी में था। लेकिन जो ही उस शब्द को हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया और अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित कर दिया, तो उसके ऊपर व्याकरणिक कोटियां लागू हो जाती है, यानी कि व्याकरण के नियम लागू हो जाते हैं। फिर वो शब्द न रहकर किसकी श्रेणी में आ जाता है, पद की श्रेणी में आ जाता है। तो मैं यूं कहूं कि यहां पर कमल जो है वो शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, वो क्या बन गया है, पद बन गया है। और कमल जब तक स्वतंत्र था, उसके साथ अन्य कोई शब्द नहीं था या अन्य किसी से वो संबंधित नहीं था, तब तक वो शब्द था। जैसे वाक्य में प्रयोग हो गया, एक शब्द का अन्य शब्द के साथ क्या स्थापित हो गया, एक शब्द का अन्य शब्द के साथ संबंध स्थापित हो गया और उनकी व्याकरणिक कोटियां उनके ऊपर लागू हो गई। तो अब यहाँ पर शब्द न रहकर ये पद बन गया है। इसी तरह से एक पद से अनेक पदों का निर्माण होने के बाद में वो किसका रूप सामने आ जाता है, वाक्य का रूप सामने आ जाता है। और जब वाक्य का रूप सामने आ जाता है तो एक भाषा का रूप सामने आ जाता है। अब यहाँ पर कमल एक पद है, एक पद अलग अलग पद है। अब इन सब को मिलाने के बाद में किसका निर्माण हो गया, एक वाक्य का निर्माण हो गया। इसलिए क्या है कि पदों के निर्माण से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। तो एक सामान्य सी परिचर्चा है कि ध्वनि को लिख दिया जाए तो वर्ण है, वर्ण वर्ण को मिलाकर अक्षरों का निर्माण किया जाता है, अक्षरों से शब्द का, शब्द से पद का, पद से वाक्य का। एक ये निश्चित वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्द, ये एक निश्चित क्रम है। इसी क्रम को आधार बनाकर हिंदी व्याकरणाचार्य जो हुए हैं, हिंदी के जो आचार्य हुए हैं, संपूर्ण व्याकरण को अध्ययन अध्यापन के लिए इनके 3 बड़े विभाग बना दिए गए हैं। ये अलग अलग विभागों में, अलग अलग भागों में इनको बांट दिए गए हैं। जैसे पहला एक विभाग बना दिया गया वर्ण विभाग, फिर एक विभाग बना दिया गया शब्द विभाग, और एक विभाग बना दिया गया क्या, वाक्य विभाग। ये 3 बड़े विभाग बना दिए गए हैं। इन 3 विभागों में सबसे बड़ा विभाग कौन सा है, शब्द विभाग। ये शब्द विभाग ही है जो आज की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज्यादा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही है। मैं यूं कहूं कि हिंदी व्याकरण का अगर कोई रीढ़ की हड्डी है तो वो क्या है, शब्द विचार है। अधिकतर हिंदी का जो व्याकरण है इस शब्द विभाग में समाहित हो जाता है। तो देखिए, हम शब्द विभाग पर थोड़ा सा विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं कि संपूर्ण शब्द जो विभाग है, शब्द विभाग है, इसका वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है। 3 बड़े विभाग थे, पहला है वर्ण विभाग, दूसरा है शब्द विभाग और तीसरा क्या है, वाक्य विभाग। इनमें से हम केवल और केवल एक के ऊपर चर्चा करेंगे, वो है शब्द विभाग। शब्द विभाग को शब्द की परिभाषा क्या है, वर्णों या अक्षरों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह या व्यवस्थित रूप ही क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। वर्णों का या अक्षरों का व्यवस्थित क्रमबद्ध सार्थक रूप ही क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। अब शब्द के कौन कौन से वर्गीकरण व्याकरणाचार्यों ने किए हैं वो देखेंगे हम। देखिए, मुख्यतः इसको 4 बड़े विभागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्गीकरण है वो है स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर, स्रोत के आधार पर। पहला जो विभाजन किया गया है या वर्गीकरण किया गया है शब्द विभाग में, स्रोत के आधार पर शब्द। इसी का दूसरा नाम है व्युत्पत्ति के आधार पर, इसी का नाम है व्युत्पत्ति के आधार पर, या इसी का तीसरा नाम है इतिहास के आधार पर। ये 3 नाम है इसी के हैं। इसे आप चाहे तो स्रोत के आधार पर शब्द बोल दो या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द बोल दो, चाहे तो इसको इतिहास के आधार पर शब्द बोल दो। तीनों नाम हैं एक ही वर्गीकरण के हैं। अगला है अपना, इसमें थोड़ा सा देखना, व्युत्पत्ति नहीं होगा, क्या होगा, उत्पत्ति होगा। क्या होगा, उत्पत्ति होगा।
अगला है अपना जो दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है शब्द का, वो है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, इसे ही आप रचना या संरचना बोल सकते हो। तीन नाम है, विभाजन एक ही है, वर्गीकरण एक ही है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द बोल दो, चाहे तो रचना के आधार पर शब्द बोल दो, चाहे आप इसे संरचना के आधार पर बोल दो। तीसरा है अपना शब्द का जो वर्गीकरण है वो है अर्थ के आधार। कौन सा है? अर्थ के आधार पर। चौथा जो वर्गीकरण है वो है अपना पहला हो गया स्रोत के आधार पर, इसे उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर बोल सकते हैं। दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, इसी का ही नाम है रचना या संरचना के आधार पर। और तीसरा क्या है? अर्थ के आधार पर। और चौथा जो है वो क्या है? रूप परिवर्तन के आधार। चौथा क्या है? रूप परिवर्तन के आधार। यानी कि अपना जो शब्द विभाग है या शब्द विचार है, इस संपूर्ण विभाग को व्याकरणाचार्यों ने चार बड़े वर्गों में बांटा गया है। चार कौन कौन से वर्ग है? पहला है जैसे स्रोत के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है क्लास में दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है रूप परिवर्तन के आधार पर। अब इनमें से हम एक एक इकाई के ऊपर या एक एक वर्गीकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला लेते हैं, इस प्रारूप को हमें समझना है। अगर इस प्रारूप को, जो वर्गीकरण आपके सामने दिखाई दे रहा है, अगर इसको हमने समझ लिया तो हिंदी व्याकरण का बहुत कुछ हमने भाग को सीख लिया है। पहला है जैसे स्रोत के आधार पर। अब स्रोत के आधार पर पुनः इसके उपविभाजन किए। स्रोत के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं उनकी यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ पर भी शब्दों के 5 भेद माने गए। कितने भेद माने गए हैं? 5 भेद माने गए। पहला है जैसे तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। तीसरा है देशज शब्द। चौथा है विदेशज शब्द। और पांचवा है संकर शब्द। कौन सा है? संकर शब्द। अब संकर शब्द क्या होता है, देशज विदेशज क्या होता है, तत्सम क्या होता है, ये इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, सिर्फ ये चीज हमें जानना है। तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशज शब्द, पांचवा है संकर शब्द। ये 5 किसके हैं? स्रोत के आधार पर। अगला देखेंगे हम व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। अब व्युत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। जैसे स्रोत के आधार पर 5 भागों में बांटा गया था, वैसे ही उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा विभाजन है इसका योग रूढ़ शब्द। तीसरा जो विभाजन वो क्या है? योग रूढ़ शब्द। ये किस आधार पर किए गए हैं? उत्पत्ति के आधार पर या रचना या संरचना के आधार पर ये 3 विभाजन किए गए हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़। अब आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर कि अर्थ के आधार पर कौन कौन से हैं। अर्थ के आधार पर भी इनको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। सबसे बड़ा बिंदु है हिंदी व्याकरण का शब्द विभाग। सबसे बड़ा विभाग है। यहाँ पर पूरा जो शब्दों का जो आलोचन विलोचन जो होता है, इनका जो विवरण जो होता है, सबसे बड़ा विभाग है ये, विस्तृत विभाग है। इनको देखना समझना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो तीसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर
पुनः दो भागों में बांटा गया है। जैसे व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था, स्रोत के आधार पर 5 भागों में बांटा गया था, उसी तरह से अर्थ के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है परंपरागत शब्द, दूसरा है आधुनिक शब्द। पहला क्या है? परंपरागत और दूसरा आधुनिक है। परंपरागत में भी क्या है? 3 प्रकार के शब्द हैं। कितने? 3 प्रकार के हैं। एक क्या है? वाचक शब्द, दूसरा क्या है? लक्षक शब्द, तीसरा क्या है? व्यंजक शब्द। वाचक शब्द, लक्षक और व्यंजक शब्द, ये 3 शब्द जो है वो परंपरागत शब्दों की श्रेणी में आते हैं। जहां से साहित्य के अंदर अभिधा शब्द शक्ति होती है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। लेकिन व्याकरण के अंतर्गत हम चर्चा करें तो वाचक, लक्षक और व्यंजक शब्द माने जाते हैं। आधुनिक में क्या है? आधुनिक में जितने भी हिंदी व्याकरण के अंदर शब्दकोश में, जैसे पर्यायवाची है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी है, शब्द युग्म है, या वाक्यांश के लिए एकल जो शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये जितने भी शब्द शामिल किए गए हैं ये आधुनिक शब्दों की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। अब अंतिम बचा अपना रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। देखिए, रूप परिवर्तन के आधार पर थोड़ा सा बड़ा है, इनको अपन नई स्लाइड में देखते हैं। क्या है? रूप परिवर्तन के आधार, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों को 2 श्रेणी में बांटा गया है। सारा आज की अपनी जो कक्षा रहेगी ये पूरा का पूरा शब्द विभाजन के कौन कौन से वर्गीकरण है, किन किन भागों में उनको बांटा गया है, कौन कौन से शब्द होते हैं, उनके बारे में सामान्य से चर्चा करनी है। किसी एक बिंदु विशेष के ऊपर चर्चा न करके शब्द विभाग का जो पूरा प्रारूप है उस प्रारूप को हमें समझने की आवश्यकता है। यहाँ से जो कुछ आप बिंदु अध्ययन अध्यापन के लिए आप कहोगे वही बिंदु चुन लिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें इस शब्द विभाग को पूरी तरह से देखना है, समझना है कि कौन कौन से शब्द संपूर्ण शब्द विभाग में शामिल होते हैं। तो चौथा जो वर्गीकरण था वो अपना रूप परिवर्तन के आधार पर था। पहला हमने स्रोत के आधार पर शब्द देखे हैं, दूसरा हमने इसके आधार पर व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना या संरचना के आधार पर शब्दों को देखा था। फिर तीसरा देखा था कि हमने अर्थ के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं, जिनको 2 भागों में बांटा गया था, परंपरागत और आधुनिक। अब जो है वो है चौथा, कौन सा है? रूप परिवर्तन के आधार। तो रूप परिवर्तन के आधार पर भी शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। पहला क्या है? विकारी शब्द, दूसरा क्या है? अविकारी शब्द। विकारी शब्द इस श्रेणी में भी 4 प्रकार के शब्द हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के शब्द इसमें भी शामिल किए जाते हैं। और अविकारी में भी मुख्यतः 4 प्रकार के शब्द ही शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे पहला है विकारी शब्द की श्रेणी में कौन कौन से शब्द आएंगे, उसमें से पहला है संज्ञा, संज्ञा शब्द, दूसरा है सर्वनाम शब्द, तीसरा है विशेषण शब्द, और चौथा जो आता है वो क्या आता है आपका? क्रिया। ये 4 जो शब्दों के 4 जो प्रकार हैं वो किस में आते हैं? विकारी शब्दों की श्रेणियों में आते हैं। अब विकारी का मतलब क्या है? यानी कि ऐसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न होता हो। क्या उत्पन्न होता हो? विकार उत्पन्न होता हो। अब विकार का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? विकार का मतलब यह हुआ कि लिंग, वचन, पुरुष, काल,
कालवाच्य के कारण जिन शब्दों में कुछ परिवर्तन आता हो, जिनके रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता हो, चाहे तो काल के कारण हो, कार्य के कारण हो, लिंग के कारण हो, पुरुष के कारण हो, वचन के कारण, कोई सा भी तत्व अगर किसी शब्द में विकार उत्पन्न कर देता है तो वो शब्द की श्रेणी में आते हैं, विकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। और विकारी शब्दों के प्रकार जो है वो कितने हैं? 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगला है अविकारी शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी भी स्थिति में, किसी भी समय अपने रूप में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न जिनमें नहीं होता है, उनको क्या कहा जाता है? अविकारी कहा जाता है। ये भी 4 प्रकार के हैं। जैसे पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, दूसरा क्या है? संबंध बोधक, संबंध बोधक अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। तीसरा है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द या अविकारी। और चौथा क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द, बोधक शब्द। ये 4 प्रकार के जो शब्द है वो किस श्रेणी में आ जाएंगे? अविकारी शब्दों की श्रेणी में आ जाएंगे। ये अपना रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का एक मुख्यतः प्रारूप हमारे सामने है। अब एक बार हम देखते हैं कि पूरा तरह से जो हमने शब्द विभाग जो देखा था, कौन कौन से शब्द होते हैं, एक बार के लिए हम 2 मिनट के लिए एक बार पूरे को वापस देखते हैं। देखिए, शुरुआत हमने कहां से की थी? हिंदी भाषा की जो संरचनात्मक इकाई थी उस इकाई से हमने शुरुआत की थी, जहां से हिंदी भाषा की शुरुआत होती है कि ध्वनि, वाणी का विस्फोट ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाता है तो वो क्या है? वर्ण है। वर्णों से मिलकर किसका निर्माण होता है? शब्दों का। शब्दों से किसका निर्माण होता है? वर्णों के बाद में अक्षरों का। अक्षरों से शब्दों का। शब्द से पद का निर्माण होता है और पद से वाक्य का निर्माण होता है। और जब वाक्य का निर्माण हो जाता है तो वो एक भाषा का स्वरूप सामने आ जाता है। ये एक संरचनात्मक इकाइयां हैं। इनमें से जब हमने देखा कि ये इकाइयां हैं तो इन इकाइयों को 3 बड़े विभागों में बांटा गया है अध्ययन अध्यापन के लिए। पहला विभाग है वर्ण विभाग। कौन सा विभाग था पहला? वर्ण विभाग। दूसरा है शब्द विभाग और तीसरा क्या है? वाक्य विभाग। इन 3 विभागों में से आज की कक्षा में जो हमने परिचर्चा की है वो है शब्द विभाग। हिंदी भाषा या हिंदी व्याकरण का सबसे बड़ा विभाग है, सबसे बड़ा विचार है ये शब्द विभाग। अगर इसको हमने पढ़ लिया तो यूं समझ लो, इसको हमने जान लिया, समझ लिया तो यूं समझो कि हमने हिंदी व्याकरण में बहुत कुछ हासिल कर लिया। अब शब्दों का कौन कौन कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको किन किन आधारों पर बांटा गया है, क्या उनका वर्गीकरण है, उसके ऊपर हमने चर्चा की है। तो देखिए शब्द विभाग की कि शब्द विभाग को मोटे तौर के ऊपर कितने भागों में बांटा गया है? कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। पहला वर्ग कौन सा था? स्रोत के आधार पर शब्द बोल दो, या उत्पत्ति के आधार पर, या इतिहास के आधार पर। यहाँ पर शब्दों के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज और 5वां क्या है? संकर। ये 5 प्रकार के स्रोत के आधार पर शब्द है। अब तत्सम क्या होता है? तद्भव क्या होता है? विदेशज क्या है? देशज क्या है? संकर क्या है? ये शब्द क्या होते हैं? इनकी क्या विशेषता होती है? इनकी चर्चा अभी आज के कक्षा में हम नहीं करेंगे, आगे के कक्षा में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम इतना ही देखते हैं कि कौन कौन से शब्द किस किस श्रेणी में या किस किस वर्ग में शामिल किए गए हैं। दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द या रचना या संरचना के आधार पर। तो व्युत्पत्ति, रचना या संरचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़। अब देखिए यहाँ पर रूढ़ शब्द, थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लेता हूँ। रूढ़ शब्द ऐसा शब्द जो अपने उत्पत्ति काल से ही उसी रूप में बना हो, आज तक उसी रूप में प्रयुक्त होता हो, या यूं कहूं कि ऐसा कोई शब्द जिसको हम विखंडित नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते। अगर विभाजित कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए, खंडित कर दिया तो उसका अर्थ समाप्त हो जाता है। तो ऐसे शब्द जिनको हम टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते, उसे वर्गीकृत नहीं कर सकते, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि वो शब्द किसी निश्चित
अर्थ में रूढ़ हो चुके हैं। अगर उनका हम विच्छेद करने का प्रयास करेंगे तो उसका अर्थ समाप्त हो जाएगा। दूसरा है यौगिक शब्द, यानी कि वो किसी न किसी शब्द के योग से बना हुआ है। किससे? किसी न किसी शब्द के योग से बना हुआ, किसी न किसी प्रक्रिया से बना हुआ है। एक से अधिक प्रक्रिया उसमें शामिल है। यौगिक का मतलब क्या है? योग प्लस इक प्रत्यय जुड़ा है, यौगिक बना है। यानी कि वो ऐसा कोई शब्द जो कि क्या हो, ऐसा कोई शब्द जो किससे बना हो, या तो वो संधि की प्रक्रिया से बना हुआ हो तो भी वो यौगिक की श्रेणी में आएगा, या फिर वो किस श्रेणी से बना हो, समास की प्रक्रिया से बना हुआ हो, या फिर वो क्या बना हुआ हो, उपसर्ग की प्रक्रिया से बना हुआ हो। किससे बना हुआ हो? उपसर्ग की प्रक्रिया से बना हुआ हो। और या फिर वो किससे बना हो? प्रत्यय की प्रक्रिया से बना हुआ हो। यानी कि ऐसा शब्द जिसमें योग शामिल है, अन्य किसी से वो जुड़ा हुआ है, संबंध है, अन्य किसी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। चाहे तो वो संधि की प्रक्रिया हो सकती है, समास की प्रक्रिया हो सकती है, उपसर्ग की प्रक्रिया हो सकती है, प्रत्यय की प्रक्रिया हो सकती है। उसमें किसी न किसी चीज का योग है, उसे क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द कहा जाता है। तो यौगिक में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये बिंदु भी इसी शब्द श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। अगला है योग रूढ़, यानी कि किसी न किसी प्रक्रिया का उसमें योग तो है, लेकिन वर्तमान में वो किसी निश्चित अर्थ में रूढ़ हो चुके हैं, किसी एक निश्चित अर्थ में रूढ़ हो चुके हैं। हिंदी भाषा में बहुव्रीहि समास, समास एक बिंदु है, बहुव्रीहि समास का प्रत्येक जो उदाहरण होता है वो योग रूढ़ की शब्द की श्रेणी में आ जाता है। जैसे एक उदाहरण लेता हूं योग रूढ़ कैसे, जैसे एक शब्द है गज, और इसमें आनंद शब्द जोड़ा, मिलाया, इसको क्या बना? गजानन। क्या बना? गजानन। अब गज का अर्थ हाथी, आनंद का अर्थ मुख है। दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ था। गज का मतलब हाथी, आनंद का मतलब मुख, अर्थात जिसके गज के हाथी के समान जिसका मुख है उसे हम गजानन कहेंगे। लेकिन दोनों शब्दों को जोड़ने के बाद में अब यहाँ पर तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, वो गजानन, वो किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है? भगवान श्री गणेश के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यानी कि योग तो है वहां पर, योग तो है दो शब्दों का, लेकिन वो आज किसी तीसरे अर्थ में रूढ़ हो चुका है। बहुव्रीहि समास का प्रत्येक उदाहरण योग रूढ़ शब्द की श्रेणी में आता है। तो दोनों, दूसरा जो वर्ग शब्दों का वर्गीकरण था, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तीसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर दो प्रकार है, परंपरागत शब्द, आधुनिक शब्द। परंपरागत में तीन है, वाचक शब्द, लक्षक, व्यंजक, और आधुनिक में है पर्याय, विलोम, अनेकार्थी, एक शब्द योग, एकल शब्द, एकल शब्द। एकल शब्द है, मुहावरे है, लोकोक्तियां, कहावतें हैं, ये जितने भी शब्दकोश के जो शब्द हैं वो आधुनिक शब्द श्रेणी में शामिल होते हैं। अब इसमें वाचक शब्द क्या है, लक्षक शब्द क्या है, व्यंजक शब्द है, ये अभी किसी भी एक बिंदु विशेष के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, अगले क्लास के ऊपर चर्चा करेंगे। चौथा जो है वो है रूप परिवर्तन के आधार पर। इसको हमने नई स्लाइड में देखा है, वो क्या है? रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर कितने प्रकार के शब्द हैं? दो प्रकार के, एक तो विकारी है और एक क्या है? अविकारी। विकारी का मतलब ऐसे शब्द जो विकार को धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है, उनको विकारी कहा जाएगा। दूसरा है अविकारी, यानी कि जिस शब्दों में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता उन्हें अविकारी कहा जाता है। विकारी शब्दों की श्रेणी में भी कितने प्रकार के शब्द हैं? चार प्रकार के शब्द है। पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा है क्रिया है। इनकी चर्चा हम बाद में किसी एक बिंदु विशेष के ऊपर चर्चा करेंगे क्रमिक रूप से। दूसरा है अविकारी, इसमें चार है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये था आज की कक्षा में हिंदी व्याकरण से संबंधित एक सामान्य सा परिचय। सभी साथियों का मेरा विशेष आग्रह रहेगा, आप रिद्धि लाइव क्लासेस से जुड़े रहे। यहाँ पर आपको एक विशेष अनुभवी शिक्षकगण जो है वो आपको मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। आपके प्रत्येक विषय अनुसार आपका मार्गदर्शन आपको इस मंच से मिलता रहेगा।
तो आज की कक्षा को मैं राजेंद्र नेत्रा आज की कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। जुड़ते हैं एक नई व्याख्यान के साथ, एक नई बिंदु के साथ। आगे का जो भी बिंदु रहेगा अपना, वो एक निश्चित किसी विशेष बिंदु के ऊपर रहेगा। कौन सा बिंदु आपको पढ़ना है, उस बिंदु आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस बिंदु के ऊपर हमें शुरू करना है या पढ़ाई करनी है। या फिर हम हिंदी व्याकरण को एक क्रमिक रूप से शुरू करते हैं ताकि आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब में हमें आप सभी को उसमें क्या मिले, लाभ मिल सके, परीक्षाओं में आपका मार्गदर्शन हो सके। वर्तमान में बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं या भर्तियां आ चुकी है जिसमें हिंदी व्याकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो निरंतर आप इस प्रति लाइव क्लासेस से आप जुड़े रहिए, आपका मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।